जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपके अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिस्ट्री के इस 7वें लेक्चर के दूसरे पार्ट में हम लोग मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने इस लेक्चर के पहले वाली वीडियो में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो आज का यह लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य के इसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक था और इसके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के सबसे अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, सम्राट अशोक को दीवान प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। अब दीवान प्रियदर्शी क्या होता है? दीवान प्रियदर्शी का होता है देवताओं का प्रिय। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, सम्राट अशोक का जो शासन काल था वो था 273 से लेके 232 ईसा पूर्व तक। ओके दोस्तों, इनके अगर राज सिंहासन के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो अशोक थे, अशोक का राज सिंहासन 269 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, कुछ पुराणों में कहा गया है कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने 99 भाइयों का हत्या करके राजगद्दी को धारण किया था। ओके फ्रेंड्स, देखिए, इनके राजगद्दी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ध्यान दीजिएगा कि राज सिंहासन के लिए अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ओके फ्रेंड्स, और जो अशोक था वो राज सिंहासन पर बैठने के पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग पॉइंट और फैक्ट याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि अशोक सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठने से पूर्व उज्जैन का क्या था? राज्यपाल था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर इनके पिता की बात करें तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। इनकी माता का नाम, अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था और पत्नी का नाम कारुवाकी था। पुत्र का नाम देखिए महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीचे, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, अशोक के कहने पर इनके पुत्र व पुत्री, इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। ये दोनों अशोक के कहने पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनके पुत्र और पुत्री बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे, तो आप लोग बताएंगे कि श्रीलंका गए थे। ओके फ्रेंड्स, और जो श्रीलंका का एक सम्राट था जिसका नाम तिस्स था, उसने अशोक के आदर्शों के रूप में ढलने की कोशिश की थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा सम्राट था जो अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढलने की कोशिश की थी। तो आप लोग बताएंगे कि श्रीलंकाई सम्राट जो तिस्स था वो अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढलने की कोशिश की थी। अगर हम अशोक के मृत्यु के बारे में देखिए बात करें तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी लगभग। दोस्तों, हमें जो प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है या जानकारियां प्राप्त होती हैं वो केवल और केवल जो साहित्यिक ग्रंथ या विदेशी जो यूनानी आते थे यहाँ पर बस मतलब भ्रमण करने के लिए, उनके ही द्वारा रचित कुछ विशेष पुस्तकों के माध्यम से ही पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये लगभग 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसका नाम क्या था? पड़ था।
तो ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि मौर्य साम्राज्य के जो मुद्रा थे उसका क्या नाम था। तो आप लोग याद रखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के मुद्रा का नाम पर्ण था। ओके फ्रेंड्स, और ये भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक सिक्के जो है मौर्य साम्राज्य में ही पाए गए थे। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर हम अशोक के शासनकाल के समय राजधानी की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इनकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी, यानी कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में भी पाटलिपुत्र थी और अशोक के शासनकाल में भी उनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा कि कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक के समय में जो है ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण युद्ध था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था और इस युद्ध का विवरण जो है अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि कलिंग का युद्ध जो है अशोक के 13वें अभिलेख में उत्कीर्ण है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए 2 पॉइंट हैं कुछ, इनको समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, इस युद्ध में नरसंहार को देखकर अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था और शस्त्र को त्याग कर जो है अशोक ने विदेश में जाकर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में एक ही ऐसा सम्राट था जो है युद्ध से मतलब इतना खून खराबा हुआ था इस कलिंग के युद्ध में कि इनका जो है मन विचलित हो गया था और इन्होंने जो है शस्त्र को सभी को त्याग दिया था और अंत में जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अशोक ने ही सर्वप्रथम जो है विश्व को जियो और जीने दो का और राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है इसका जो है पाठ पढ़ाया था, यानी कि लोगों को इसके बारे में बताया था। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है, अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था किंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कल्हड़ का राजतरंगिणी नामक एक पुस्तक है जिसमें जो है राजतरंगिणी ने बताया है कि अशोक जो है प्रारंभिक समय में वो क्या था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, किंतु बाद में जो है कलिंग के युद्ध के पश्चात वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के कार्य के बारे में बात करें तो हमारा पहला पॉइंट आता है, भारत के प्रथम अस्पताल व औषधि विभाग का निर्माण सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। यानी कि अगर कभी एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग बताएंगे कि भारत में जो औषधि और अस्पताल हैं उस विभाग का जो है निर्माण सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृतियां तथा उसके नीचे की वल्लरी आकृति अशोक कालीन मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना है जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा कि जो सारनाथ का शीर्ष पर बने जो 4 सिंहों की आकृति है जिन्हें हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, उनका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने ही करवाया था। जो है ये जो है अशोक स्तंभ जो है यानी कि जो है ये वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रीय चिन्ह है। ओके फ्रेंड्स, और इसको संविधान सभा ने जो है 26 जनवरी सन 1950 को संवैधानिक जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। हमारा देखिए तीसरा पॉइंट है, कल्हड़ की राजतरंगिणी, यानी कि जो राजतरंगिणी है इसके लेखक जो है कल्हड़ थे। इस राजतरंगिणी के अनुसार जो है अशोक ने धर्मरिणी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर बनवाया था और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी, बल्कि जो है और नेपाल में जो है देवपत्तन नामक नगर बसाया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो आपके ये 3 पॉइंट हैं, श्रीनगर की स्थापना किसने की, अशोक ने की, और देवपत्तन नामक नेपाल में जो है देवपत्तन नामक नगर की स्थापना भी अशोक ने ही की थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी नहीं, ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछ लेता है। ओके फ्रेंड्स, और ये भी बात याद रखिएगा कि अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना जो है बिहार में अशोक ने ही करवाई थी। ओके फ्रेंड्स, हमारा चौथा पॉइंट है,
तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग ये जानते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है 4 महत्वपूर्ण संगतियां हुई थी। पहली संगति जो है अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, राजगृह में हुआ था। और दूसरी संगति जो है कालाशोक के शासन काल में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगति जो है अशोक के शासन काल में हुआ। और चौथा जो सबसे अंतिम था वो जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, वहां पर हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, जो अशोक सम्राट थे उनके बारे में अगर कोई भी हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं तो उसका वास्तविक साक्ष्य जो है वो शिलालेख या अभिलेख से ही प्राप्त होता है। आप लोग ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अभिलेख जो होते हैं, अभिलेख का मतलब होता है कि किसी भी जो है पत्थर जो प्राचीन समय में जो भी लिखे जाते थे उनको जो है पत्थरों पे उत्कीर्ण किए जाते थे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम में जो है ये कागज़ या अखबार नहीं होता था, इसलिए जो है वो अपनी कोई भी जो बातें होती थी उनको जो है शिलालेख पर उत्कीर्ण करवा देते थे वहाँ के शासक या राजा। ओके फ्रेंड्स, अब ये ध्यान दीजिएगा कि अभिलेख के अध्ययन को जो है पूरा लेख शास्त्र कहते हैं, जबकि दस्तावेजों के प्राचीन तिथि के अध्ययन को जो है पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप लोग याद रखिएगा, आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो है शिलालेख के बारे में पहला हमारा पॉइंट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने किया था। और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के ही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अशोक के जितने भी अभिलेख हैं ज़्यादातर जो है ब्राह्मी लिपि में ही हैं। हमारा देखिए दूसरा पॉइंट है, ईरानी सम्राट दारा डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर जो है अशोक ने अभिलेख जारी करवाया था। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, जो है कि दिल्ली के शासक जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक ने जो है अशोक के 2 स्तंभ लेख, जो कि एक मेरठ में था और टोपरा जो कि प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में स्थित है, से मिले थे। और उसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है इन दोनों अभिलेख को जो है दिल्ली में मंगवा लिया था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तीसरे पॉइंट में देखिए दोस्तों क्या है, 1750 ईस्वी में टीफे थैलर नामक व्यक्ति ने जो है सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि अशोक के स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था। तो आप लोग बताएंगे कि 1750 ईस्वी में जो है टीफे थैलर नामक व्यक्ति ने जो है दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। अब देखिए हमारा इसी में पॉइंट है अगला, किंतु अगर अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की बात आए तो ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसप ने 1835 ईस्वी में पढ़ा था। और किस लैंग्वेज में जो है? ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि में पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। हमारा चौथा पॉइंट है, अशोक के 40 से भी अधिक अभिलेख हैं जो कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा पांचवा पॉइंट है, अशोक नाम का उल्लेख मस्करी, गुर्जरा, नेटूर तथा उदगोलम नामक अभिलेख में मिलता है। अगर एग्जाम पीरियड में पूछ ले कि अशोक के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आप लोग बताएंगे कि मस्की, गुर्जरा और नेटूर, इन जो है चारों अभिलेखों में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट छठवां है। हमारा छठवां पॉइंट है जो है, छठवां पॉइंट में है, अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या जो है टोटल कितनी है? 14 है। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या टोटल जो है 14 यानी कि 14 है। अगर इनके स्थानों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा
कि 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों से? 8 स्थानों से। लेकिन कुछ स्रोतों में जो है 8 के स्थान पर 7 स्थान भी दिए गए हैं। तो ये आप लोग अपवाद है, आप लोग याद रखिएगा फैक्ट। देखिए हमारा 7वां पॉइंट है, अशोक के केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि में जो है ब्राह्मी ना होकर खरोष्ट लिपि में है। और ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि जो खरोष्ट लिपि की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खरोष्ट लिपि जो है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। हम लोग जो भी लिखते हैं देवनागरी लिपि या जो भी हुआ, हम लोग बाएं साइड से दाएं साइड लिखते हैं, लेकिन खरोष्ट लिपि एक ऐसी लिपि थी जो इस टाइम जो है दाएं से बाएं साइड में लिखी जाती थी। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा 8वां पॉइंट है, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया है, तो आप लोग बताएंगे कि भाब्रू स्तंभ में जो है। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा 9वां पॉइंट है, उत्तराखंड में, किसमें? उत्तराखंड राज्य में जो है अशोक के शिलालेख जो है कालसी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट 10वां है। 10वें में देखिए क्या है, 10वें में है हमारा 10वें पॉइंट में है, अशोक के शिलालेख के लिए चुनार से पत्थर लाया जाता था उस टाइम में। ओके फ्रेंड्स, चुनार कहाँ पर है? चुनार जो है प्रेजेंट टाइम में यूपी के मिर्जापुर जिले में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से ही जो है अशोक के शिलालेखों के लिए पत्थर चुने जाते थे। ओके फ्रेंड्स, हमारा 11वां पॉइंट है, अशोक के शिलालेखों में उसके तीवर नामक एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि अशोक का जो है एकमात्र पुत्र, जिसका नाम जो है पुराणों में या उनके अभिलेखों में जो है, उनके अभिलेखों में तीवर, ये आप लोग नाम याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अशोक का एकमात्र पुत्र का क्या नाम है जिसका नाम जो है अभिलेख में उत्कीर्ण है। तो आप लोग बताएंगे कि अशोक के जो है एकमात्र पुत्र का नाम तीवर है, जिनका नाम जो है अभिलेख में उत्कीर्ण है। ओके फ्रेंड्स, हमारा देखिए 12वां पॉइंट है, अशोक का रुम्मीनदेई नामक स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि जो रुम्मीनदेई नामक स्तंभ है या शिलालेख है वो किससे संबंधित है? वो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, और यह शिलालेख जो है अशोक का शिलालेख था। ओके फ्रेंड्स, हमारा देखिए 13वां पॉइंट है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्रे कहाँ पाया गया है? वो है कंगनहल्ली में। ये आप लोग याद रखिएगा पॉइंट कि अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला कहाँ पर है? कंगनहल्ली में पाया गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एग्जाम पीरियड में ये पूछ ले, अगर ये पूछ ले कि अशोक के शासन काल में जो है कितने प्रांत थे, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि अशोक के शासन काल में जो है मौर्य साम्राज्य में टोटल जो है 5 प्रांत थे, और जो है मौर्य साम्राज्य में इन प्रांतों को जो है चक्र कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा पॉइंट। और ये 5 प्रांत कौन कौन से थे, तो आप लोग याद रखिएगा, पहला था उत्तरापथ, जिसकी जो है राजधानी तक्षशिला थी। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी जो है उज्जैनी थी, और तीसरा है कलिंग प्रांत, जिसकी राजधानी तोसली थी, और चौथा है दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णागिरी थी, और 5वां है सबसे अंतिम प्राची, जो है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो प्राची है इसे प्रेजेंट टाइम में जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग 5 प्रांतों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। देखिए जो अशोक हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए हाँ, देखिए दोस्तों, हमारा इसमें पहला पॉइंट है, अरिकामेडू, बेरीगाजा, मसूलीपट्टन, मुजीरियम, ये सभी जो है प्राचीन इतिहास में जो है जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, इनका नाम
ये सभी जो है बंदरगाह थे, उस टाइम के पत्तन थे, यानी कि मौर्य साम्राज्य में ये सभी जो है फेमस पत्तन थे, बंदरगाह भी कह सकते हैं इनको। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और जो दक्षिण भारत में जो स्थित अरिकामेडु था उसका रोमन नाम जो है पोडुका था। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये पूछता है कि अरिकामेडु का रोमन नाम क्या था, तो आप लोग बताएंगे कि पोडुका था। ओके फ्रेंड्स, और ये सभी पत्तनों का नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। आपको एग्जाम में ये दे देगा कि अरिकामेडु क्या है, तो आप लोग पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे कि अरिकामेडु जो है मौर्य साम्राज्य या प्राचीन इतिहास में जो है एक प्रमुख महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट इसी में है, व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पत्तन है, सॉरी यहाँ पर पतन नहीं है, पत्तन है। ओके फ्रेंड्स, पत्तन जो है काली मिर्च व अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है केंद्र स्थल थे। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। हमारा देखिए दूसरा पॉइंट है इसी में, दूसरा पॉइंट में देखिए क्या है, दूसरे पॉइंट में देखिए अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियाँ, एक बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा दूसरा वाला कि अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में टोटल जो है 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और उनके नाम कौन कौन से हैं देखिए, लोमश ऋषि गुफा, और दूसरा है कर्ण चौपार, तीसरा है सुदामा गुफा, और चौथा है विश्व झोपड़ी। ये आप लोग चारों गुफाओं के नाम याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का नाम इनमें से कौन नहीं है, या कोई दूसरा भी ऑप्शन करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए हमारा सॉरी यहाँ पर तीसरा है, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा है जो है मौर्य शासन जो है टोटल 137 वर्षों तक चला था। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि कितने वर्षों तक मौर्य शासन चला था, टोटल जो है 137 वर्षों तक मौर्य शासन जो है चला था। और हमारा चौथा पॉइंट है, यहाँ पर तीसरा लिखा है लेकिन ये चौथा पॉइंट है। ओके फ्रेंड्स, पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पुराणों के अनुसार जो है मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या जो है इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी, और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश के स्थान पर एक नए साम्राज्य शुंग वंश की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के अगर राजधानी के बारे में पूछे, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो आप लोग बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगर हम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के बारे में बात करें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर मुद्रा के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के मुद्रा जो है उसको पड़ नाम से जाना जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग 3-4 पॉइंट है, फैक्ट हैं जो कि एग्जाम हर एक एग्जाम में जो है बार बार पूछने को मिलते हैं। सो दोस्तों आप लोग चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो को लाने के लिए जो है मोटिवेट होते रहें। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आप लोग जो है कोई इम्पोर्टेंट ही टॉपिक रहेगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।